नासिर को तुम जानती हो ना, उसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है। सब खुद चलकर उसके पास आती हैं। उसने कभी किसी लड़की के साथ गलत नहीं किया। बात तो सिर्फ एक किस की थी ना। वो इस बात को बातचीत से भी तो हल कर सकता था। लाइबा, बात करने का वक्त कहाँ था उस वक्त? ये सब तो अचानक हुआ था। रोजीना, तो मेरी फ्रेंड होकर उसकी साइड ले रही है। कहाँ गई तेरी वो दोस्ती? लाइबा, देख रोजीना, मैं तेरी दोस्त थी, हूँ और हमेशा रहूँगी। लेकिन यार, मैं बस इतना कह रही हूँ कि वो एक अच्छा लड़का है। बिला वजह उससे निशाना मत बनाओ। रोजीना, ठीक है, पहले हम सब चेक करेंगे। अगर उसका हाथ नहीं है तो बात ख़त्म, पर अगर उसका हाथ हुआ तो उसे कोई नहीं बचा सकता। और सायमा, ये बात हमेशा याद रखना कि हमारी उससे दुश्मनी हो सकती है, लेकिन इसके लिए उसकी कज़नों के साथ कोई कुछ गलत नहीं करेगा। उधर नासिर आज अपने फ्लैट पर गया तो दरवाज़ा हाथ लगते ही खुल गया। लॉक उखड़ा हुआ था। वो जल्दी से अंदर गया और एक नज़र फ्लाइट पर अच्छी तरह मार कर उसने डिवाइस चेक की तो वो अपनी जगह पर नहीं थी। नासिर का दिमाग घूम गया। फ्लैट पर चोरी होने वाली कोई चीज़ तो थी ही नहीं, लेकिन डिवाइस गायब क्यों की गई, ये बात उसके दिमाग में खटक रही थी। यानी कि यहाँ जो भी आया था वो अपनी शनाख्त छुपाना चाहता है। इसका मतलब था कि वो नासिर की जान पहचान वाला था। उसे लगने लगा कि ज़रूर इसमें उन लोगों का हाथ हो सकता है जिन्होंने बिलावल और शाकर पर हमला किया। पुलिस को बुलाकर वो बात को कानून की नज़र में नहीं लाना चाहता था, इसलिए उसने बिल्डिंग के मैनेजर को अपने पास बुलाया और उसे सारी बात बताकर सिक्योरिटी के बारे में पूछा। अब इस बिल्डिंग का मालिक तो नासिर का बाप ही था, इसलिए मैनेजर ने भी जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड्स को हाजिर करवा लिया। गार्ड्स बेचारे क्या बताते, उन्हें तो कुछ खुद नहीं पता था। फिर सीसीटीवी चेक किए गए तो लिफ्ट वाला कैमरा काम नहीं कर रहा था। जो कैमरा नासिर वाले फ्लोर पर था उसमें 2 लोगों की पुश्त ही नजर आ रही थी, जिससे कुछ पता नहीं चल सका। मगर जो कपड़े उन लोगों ने पहने हुए थे उसे एक गार्ड ने पहचान लिया था। कैमरा रिकॉर्डिंग से टाइम का पता चल गया और इस टाइम की रजिस्टर्ड एंट्री से मोहित का नाम निकल आया, जिसे गार्ड ने पहचान लिया। मोहित कौन है अब, ये नासिर के दिमाग में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि इस नाम को वो कहीं सुन चुका है, मगर कहाँ, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उधर घर पर पहुंचने पर लंच के बाद मोहित ने मुझे आकर बताया कि उस दिन जो डिवाइस हम उठाकर लाए थे उसमें से रिकॉर्डिंग निकाल ली गई है और शाम को हमें उस लड़के से मिलने जाना होगा जो अंकल के ऑफिस में जॉब करता है और कैमरा वगैरह और आईटी का काम वही करता है। मोहित से बात करने के बाद मैं कुछ देर आराम करने के लिए लेट गया। आज बहुत मेहनत की थी, इसलिए मुझे जल्दी नींद आ गई। लाइबा ने मुझे फ़ोन भी किया था और मैं नींद में होने की वजह से फ़ोन नहीं उठा पाया। मैं इतनी गहरी नींद में था कि मोहित के जगाने से ही मैं उठा। मोहित, और कितना सोएगा, अब उठ भी जा शेरू। क्या हुआ मोहित? मोहित, टाइम देख कितना हो गया, याद नहीं हमें किसी से मिलने भी जाना है। शेरू, तू चल, मैं 5 मिनट में आया। मोहित नीचे चला गया और मैं जल्दी से उठकर फ्रेश होकर तैयार हो गया। मैंने मोबाइल देखा, बहुत सारी मिस कॉल्स आई हुई थी। नहीदा, सना, लाइबा और जीनत ने मुझे कॉलें की थी और कुछ मैसेजेस भी थे जो मिस कॉल्स के थे। शायद जब मैंने फ़ोन स्विच ऑफ किया था तब के होंगे। मैंने बाद में चेक करने का सोचा तो जल्दी नीचे चला गया। आज टाइम काफ़ी हो गया था, अब स्टेडियम जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। नीचे आकर मैंने मोहित और आंटी के साथ बैठकर चाय पी और फिर हम चल दिए उस लड़के से मिलने। थोड़ी देर में ही हम उस लड़के के घर में थे जो कंप्यूटर वगैरह का कोई मास्टर ही लग रहा था। उसने हमारी आओ भगत की और फिर हमें उस डिवाइस की रिकॉर्डिंग दिखाने लगा। वीडियो ज़्यादातर खाली ही थी क्योंकि नासिर कभी कभी आता था तो कुछ खास था नहीं, मगर एक वीडियो में नासिर लैपटॉप पर कुछ करता नजर आ रहा था और उसके बाद उसने वो लैपटॉप कवर्ड में छुपा दिया। ऐसे ही 2-3 वीडियो ही थी जिसमें नासिर जब भी नजर आता तो अपने लैपटॉप को ज़रूर इस्तेमाल करता और आखिरी वीडियो में अपना लैपटॉप अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया, जो हमारे वहाँ जाने से एक दिन पहले की ही थी। मोहित, हो न हो इस लैपटॉप में ही। मैंने मोहित का हाथ दबा दिया कि वो इस लड़के के सामने कोई बात ना करे। मोहित मेरा इशारा समझ गया।
اس دوران سمینا میڈم کا فون آیا، لیکن میں نے فون نہیں اٹھایا کیونکہ ابھی میں ان سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ شاید وہ ٹیوشن پر نہ آنے کی وجہ سے فون کر رہی ہوں گی۔ خیر، ویڈیو سے صرف اتنا ہی پتہ چلا کہ ناصر کا سیکرٹ اس کے لیپ ٹاپ کے اندر ہے، جو حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا، اور اب تو وہ اور ہوشیار ہو جائے گا جب اسے پتہ چلے گا کہ کوئی اس کے فلیٹ پر آیا تھا۔ ایک بار پھر ناصر کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا۔ ہم دونوں اس لڑکے کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکلے کہ میرا فون پھر سے بجنے لگا۔ اس بار فون ثنا کا تھا۔ میں نے فون اٹھا لیا۔ ثنا: لو ماں سے بات کرو۔ صابرہ: خالہ۔ شیرو: کہاں پر ہو تم؟ شیرو: آداب خالہ، آپ کیسی ہیں؟ میں معید کے ساتھ ہوں۔ صابرہ خالہ: جیتے رہو، فوراً گھر آ جاؤ، اور آج تم یہیں رہنے والے ہو، جلدی آنا۔ اتنا کہہ کر خالہ نے فون کاٹ دیا۔ معید نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ خالہ کا فون تھا اور آج مجھے وہاں جانا ہوگا۔ گھر آنے کے بعد میں نے آنٹی کو بتایا اور بائک لے کر خالہ کے گھر کی طرف نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی میں خالہ کے گھر پر پہنچ گیا۔ بیل بجائی اور دروازہ ثنا نے ہی کھولا۔ ثنا: میرے کہنے سے تو تم نے آنا نہیں تھا، شکر ہے ماں کے کہنے پر تو آ گئے۔ شیرو: کیسی باتیں کر رہی ہو، آپ بھی کہہ دیتی تو بھی میں چلا آتا۔ ثنا: پتہ ہے مجھے کتنی سنتے ہو تم میری، ابھی تک مجھے میرا گفٹ تو دیا نہیں تم نے۔ شیرو: اس میں کون سی بڑی بات ہے، چلیے پہلے آپ کو گفٹ ہی لے دیتا ہوں، ابھی تو مارکیٹ بند نہیں ہوئی ہوگی، بتائیں کیا لینا ہے۔ ثنا: وہی جو ناہیدہ نے لیا ہے۔ ثنا کی بات سنتے ہی میں حیران ہو گیا۔ مجھے اتنا تو پتہ ہی تھا کہ وہ بھی کچھ ویسے ہی ارادے رکھتی ہے، اور اس طرح اچانک وہ ایسا کہہ دیں گی یہ میں امید نہیں کر سکتا تھا۔ شیرو: آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ثنا: زیادہ بنو مت، ناہیدہ اور تم آج کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے؟ مجھے سب پتہ ہے، میں بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ مجھے بھی وہ گفٹ چاہیے جو تم نے ناہیدہ کو دیا ہے۔ ویسے ایسا کیا کر دیا تھا جو ناہیدہ کی اتنی بری حالت ہو گئی؟ شیرو حیرانگی سے: کیا ہوا ناہیدہ کو؟ ثنا: جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں، ان سے تو ٹھیک سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، گھر جا کر سیدھا کمرے میں لیٹ گئے بخار کا بہانہ کر کے، اور سچ میں انہیں بخار لگ رہا تھا۔ خالہ نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا ناہیدہ کی طبیعت آج خراب ہو گئی تھی کالج میں، اور تم نے ایک بار بھی ان سے بات نہیں کی، نہ دوپہر کے بعد، کم سے کم ایک بار ان کا حال تو جان لیتے۔ بڑے بے درد ہو صابرہ خالہ، اب کیا دروازے پر ہی کھڑے رکھنا ہے اسے؟ اندر لے آ اب۔ پیچھے سے خالہ کی آواز آئی، جیسے انہیں پتہ تھا کہ دروازے پر میں ہی ہوں۔ خالہ کی آواز کے بعد ثنا پیچھے ہٹتے ہوئے بولی: آ گیا آپ کا لاڈلا، بڑے مصروف ہو گئے ہیں جناب، آج کل ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہم غریبوں کے لیے۔ صابرہ خالہ: اب بس بھی کر، پہلے تو کہہ رہی تھی اسے فون کر کے بلاؤ، اب جب آ گیا ہے تو تانے دے رہی ہے۔ آجا میرا راجا بیٹا، تجھے یاد نہیں آتی اپنی اس خالہ کی؟ میں نے آگے بڑھ کر خالہ کو آداب کہا اور انہوں نے مجھے گلے لگا کر میرے گال پر کس کر دیا۔